सो हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है रेट लो। अब मैं रेट लो समझाने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ कि रेट लो हमारा थ्योरेटिकल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। हालांकि हम अब इस वीडियो में प्रैक्टिकल इसमें करके देखने वाले नहीं हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रोसेस होता कहता है कैसे है, ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, वो सब मैं आज आपको इस वीडियो में समझाने वाली हूँ। ये जो रेट लो है ना, वैसे तो केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पूरा ही इजी है और इंटरेस्टिंग है। ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन आ जाती है कि ये प्रोसेस थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरेटिकल अगर आप लिख रहे हो तो हो सकता है वो सही भी हो और हो सकता है गलत भी हो जाए। इसके बेसिस पे कुछ साइंटिस्ट ने कुछ रिएक्शंस की, उनमें से कुछ तो सही निकल रही थी और कुछ गलत निकल रही थी, लेकिन जैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उनको अलग मतलब रिजल्ट मिला और थ्योरेटिकल किया तो अलग मिला। बस 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 इतना ही कंफ्यूज करूंगी। अब चलो मैं आपको समझाती हूँ शुरू से लेके, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, देखो रेट लो क्या होता है। नॉर्मली हम रेट ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ के आते हैं, मैं आपको पहले रेट ऑफ रिएक्शन का बता देती हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन में हम जनरली ये पढ़ते हैं कि जो कंसंट्रेशन होती है आपकी पूरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती है। आप ये पढ़ के आए हो। और रिएक्टेंट यानी ए प्लस बी रिएक्टेंट मिलके हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन रेट लो है ना हमें ये नहीं बताता है। रेट लो साइंटिस्ट इसीलिए लेके आए। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम जो रेट लो टॉपिक है इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा तो मेन मोटिव रेट ऑफ रिएक्शन था और हमें पता भी चल रहा था कि भाई किस रेट ऑफ रिएक्शन से, किस स्पीड से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है और प्रोडक्ट की बढ़ रही है। ये चीज तो हम पहले से ही जानते थे। तो रेट लो के आने के पीछे का मोटिव क्या था, रेट लो इसीलिए आया क्योंकि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक टेक्नोलॉजी यूज की। उन्होंने कहा कि रेट लो हो एक ऐसा लो है, एक तरीके का ऐसे रेट बताएगा आपके रिएक्शन में कि ऐसा लो है जिसमें आपको पूरी रिएक्शन होने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि यार अभी रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में बदलेगा, रिएक्टेंट की स्पीड देखने हैं, फिर चलो देख बैठ के प्रोडक्ट की स्पीड देखते हैं। ये सब आपको देखने की कोई जरूरत नहीं थी। नॉर्मली क्या होता है, आप रिएक्टेंट देखो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से आप प्रोडक्ट की रेट का पता लगा सकते हो। अब कैसे लगा सकते हैं आइए देखते हैं। पहले मैं आपको इसकी थ्योरी समझाना चाहती हूँ कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। अब ये ए बी क्या है, ए बी आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे हमें मतलब होगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। मान लो आप एक रिएक्शन कर रहे हो N2+3 अपनी मेरी फेवरेट रिएक्शन जिसमें अपन क्या बना रहे हैं, एमीन बना रहे हैं। अब इसमें मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन क्या लिए, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा इक्वल हो जाएगा रेट लो के। हाँ जी, तो यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ले रहे थे, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो हमारे रेट लो कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो अपने पास एक के आया, ये के हमारा रेट कांस्टेंट है या इसको हम वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। अब ये रेट कांस्टेंट भी तो हो सकता था, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों बोला, वेलोसिटी कांस्टेंट हमने इसलिए बोला क्योंकि ये जो के है ना इसकी स्पीड चेंज होगी। मान लो आपकी जो रिएक्शन की रेट है वो ज्यादा है, रिएक्शन की रेट ज्यादा है तो आपकी के की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी कांस्टेंट ज्यादा हो जाएगा। अगर आपकी रिएक्शन की वैल्यू कम है तो आपकी के की वैल्यू भी ऑफ कोर्स कम हो जाएगी। तो वेलोसिटी का मतलब आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, वेलोसिटी मतलब आपकी जो रेट की स्पीड है वो चेंज होगी यहाँ पे, उसके बेसिस पे आपका के चेंज होगा। के की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहने वाली है, जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री बाकी मतलब टर्म में पढ़ते हो ना कि ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट ही रहेगी, वैसे नहीं रहने वाली, चेंज होगी हर रिएक्शन के साथ। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हट के क्या आ गया, ए बी हमारा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में इसमें प्रोडक्ट का कोई रोल नहीं है, आर इज इक्वल के। अब मैंने देखो क्या लिखा कि रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलार कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट इज टेकन एज यूनिटी। और ये जो मोलार कंसंट्रेशन है ईच रिएक्टेंट, ये वी कैन टेकन एज अ यूनिटी। ओके, अब ये जो लॉ है हमारा, ये लॉ ऑफ मास एक्शन के बेसिस पे काम करता है। कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखो ये जो रिएक्शन है, अभी इसका मैं आपको रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में लिख के दिखाना चाहूँ तो कैसे लिखेंगे, डेल N2 अपॉन में डेल टी, और यहाँ पे सिंबल आएगा माइनस का। अब आगे क्या आएगा, -1 अपॉन में 3 डेल H अपॉन में डेल टी, ये आएगा डेल H2 अपॉन में डेल टी। उसके बाद इक्वल 1 अपॉन में 2 डेल NH3 अपॉन में डेल टी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन के फॉर्म में कि आपका N2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी, H2 की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगी, एमीन की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव रखा और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगा दिया। ये है रेट ऑफ रिएक्शन की लिखने का मेथड। अब अगर मैं आपको रेट लॉ में लिख के दिखाना चाहूँ, रेट लॉ में कैसे लिखेंगे, R इज इक्वल के
अब हमारा ए क्या है, ए है हमारा N2। इसमें हम स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को पावर में नीचे ले लेते थे, जैसे देखो ये स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट था, इसको इस तरीके से रेसिप्रोकल करके नीचे ले लिया। यहाँ पे N2 और H2 में क्या हमारी क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, H2 ले लिया, लेकिन H2 के आगे 3 लगा, स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है तो क्या मैं यहाँ पे इसके 1/3 कर लूं, नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन की तरह नहीं लिखना, इसमें ये जो 3 है ये इसको हम पावर पे लेके जाते हैं, और ये पावर पे लेके जाते हैं, ये इसका ऑर्डर कहलाता है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, और क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। यानी N2 के आगे कोई स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था तो आप इसको 1 कंसीडर कर लो, और H2 के आगे 3 है तो इसको 3 कंसीडर कर लो, ओवरऑल आपका ऑर्डर आ जाएगा 3। लेकिन अब असली कहानी यहाँ से शुरू हो रही है। अब क्या होगा कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब वो ये थ्योरेटिकल रेट लो लिख रहे थे, थ्योरेटिकल ऑर्डर लिख रहे थे, और जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो दोनों डिफरेंट आ रहे थे। कैसे, आइए चलिए समझाती हूँ। मान लो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको क्या दिखा, R इज इक्वल के N2 की पावर 1 एंड H2 की पावर 2। लेकिन यहाँ पे हमने इस रिएक्शन को, पहली बात तो रिएक्शन हमेशा बैलेंस करनी है, अगर बैलेंस नहीं करोगे तो आपका सारा पड़ा खराब हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस बिना रेट ऑफ रिएक्शन भी नहीं लिखना, तो ये तो रेट लो, इसमें तो ऑफ कोर्स लिखनी है। अब इसमें हमने रिएक्शन बैलेंस करके देखा तो यहाँ पे H2 के आगे 3 है तो इसका ऑर्डर 3 आना चाहिए था, थ्योरेटिकली यही आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके देखा तो अलग आ रहा है। अब हालांकि ये दोनों इनका ऑर्डर सेम आ रहा था, एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल, लेकिन मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाना चाहती हूँ बस कि मानना से अलग आ रहा था, तो उन्होंने 3-4 रिएक्शन की जिसमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट सेम आ रहा था। मैं आपको एग्जांपल भी समझा दूंगी, बट पहले आप कंसेप्ट समझो। कुछ 3-4 ऐसे एग्जांपल्स किए उन्होंने जिससे उनका सेम आ रहा था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल किए जिसमें थ्योरेटिकल अलग आ रहा था, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उस रिएक्शन का तो वो अलग आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? अब आगे देखो क्या लिखा है यहाँ पे कि रेट लो इज डिफाइंड एज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, ये रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये रेट लो का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, which denote rate of reaction in terms of molar concentration of reactant which raised to the power। यानी इसके जो पावर, जो मोलार कंसंट्रेशन की क्या लिखा है, मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी पावर रेज हो जाएगी, मतलब वो पावर में जाएगा, विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता आपके स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ऑफ रिएक्टेंट इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर हुआ, नहीं हुआ? चलो देखते हैं। अब मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल समझाना चाहती हूँ। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ, उसके बाद ये एग्जाम्पल और जो मैं आप समझाने वाली हूँ पेशेंसली एक बार देख लो, उसके बाद कभी रेट लो में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? जो कोई कंफ्यूजन है किसी भी बच्चे को कि हमें थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल क्यों ऐसे अलग अलग निकालते हैं साइंटिस्ट, क्यों ये लो आया, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, बस 5 मिनट और खुद को दो, ठीक है? अब देखो मैंने एक रिएक्शन लिखी है कि हमारा 2A+B, कोई भी एक रिएक्शन है, कोई भी रैंडम रिएक्शन है 2A+B, और ये दोनों रिएक्टेंट मिलकर क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, जाहिर सी बात है। तब जब मैं इसको रेट लो के फॉर्म में लिखूंगी तो क्या आएगा, R इज इक्वल के A की पावर 2, 1 मिनट 2 आएगा यहाँ पे, एंड B की पावर कुछ है नहीं तो आप सीधा छोड़ सकते हो, ठीक है? या फिर 1 कंसिडर कर लो, ये हमने रेट लो लिख लिया। अब ये थ्योरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल दोनों सेम आ रहा था। साइंटिस्ट ने जब एक ऐसी कोई रिएक्शन लिखी और उसको पूरा किया तो उन्होंने जब थ्योरेटिकल ऑन जस्ट ऑर्डर लिखा ना, रिएक्शन का ऑर्डर लिखा, बैलेंस करके उसके बैलेंस स्टेशियोमेट्रिक कोफिशिएंट का ऑर्डर लिख दिया, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, लैब में खड़े होकर एक्सपेरिमेंट किया तो दोनों सेम आ रहे थे। आई नो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मतलब लैब में कैसे और साइंटिस्ट ने इसका ऑर्डर इतना निकाला होगा, कैसे एक्सपेरिमेंट किया होगा, कैसे निकाला होगा, सब कुछ क्लियर करूंगी, बस मैं कह रही हूँ ना 5 मिनट तो। उसके बाद एक सेम रिएक्शन की, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस क्लोराइड की रिएक्शन की, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिल गया, रेट लो के फॉर्म में लिखो, वही सेम चीज है, मैं TH और EX इक्वल लिख रही हूँ, मतलब थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल ये भी इक्वल आ रहा था। उसके बाद सेम एमिन का किया, एमिन का भी थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल इक्वल आ रहा था, ठीक है? उसके बाद एक चौथे रिएक्शन ले गए, मतलब 4, 5, 6, 7 ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस की होगी उन्होंने कि थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट अलग आ रहा था, लेकिन वो रुके नहीं, क्योंकि 1-2 रिएक्शन 5-6 रिएक्शन करके अपनी तरफ रुक थोड़ी ना जाते, बस हो गया उनको तो पूरा आने लगा, ऐसा नहीं करते। उन्होंने आगे और भी रिएक्शन की, तो उन्होंने क्या लिया, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन लिया, तो ये डाइनाइट्रो ऑक्साइड बन गया। अब ये रिएक्शन इन्होंने की, इसको बैलेंस किया, देखो मैंने ऑलरेडी बैलेंस कर रखा है, 2 नाइट्रोजन उधर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, इधर भी 4 ऑक्सीजन, ठीक है? जब इन्होंने इसको रेट लो के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पे देखो थ्योरेटिकल तो नॉर्मली इसका ऑर्डर लिख दिया हमने, NO की पावर 2, O2 की पावर कुछ नहीं तो 1 कंसिडर कर लो, थ्योरेटिकल इतना है। लेकिन जब ये लैब में गई, इन्होंने ये रिएक्शन की, एक्सपेरिमेंट लिखी, तो NO
की पावर 1 आ रही थी और O2 की पावर 2 आ रही थी। अब यहाँ पे मसला हो गया, क्या कि पावर अलग अलग कैसे आने लगी, फिर उन्होंने रुके नहीं वो रिएक्शंस की। फिर सेम वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेके आए, तो उन्होंने क्या देखा कि वाटर प्लस O2 से हाइड्रोजन बनता है, रिएक्शन को बैलेंस किया, R इज इक्वल की H2O की पावर 2, यहाँ पे देखो कितना है, अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो पावर भी 2 लगा दी, थ्योरेटिकल देखा, और जब रेट लो निकाला तब इसकी पावर आ रही थी 1। तो यहाँ पे भी मसला हो गया, सेम चीज, मतलब 2-3 ऐसे रिएक्शन की जिनमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल क्या आ रहा था, अलग अलग आ रहा था, है ना। फिर अब क्या कर सकते थे, अब देखो अलग क्यों आ रही थी। पहली बात तो कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, बस ध्यान से सुनते जाना, कोई भी केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कभी भी पूरी नहीं होती है, कभी पूरी नहीं होती है। वो मैनी स्टेप्स लेती है अपनी रिएक्शन को पूरा करने के लिए, जिसमें स्लो स्टेप भी कंसिडर होता है, फास्ट स्टेप भी होता है, और इंटरमीडिएट भी इसके अंदर बनता है। हालांकि इंटरमीडिएट बनके एट द लास्ट रिएक्शन से गायब हो जाता है, लेकिन रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में पूरी नहीं होती है, वो हमेशा स्लो फास्ट स्टेप में होती है और बीच में इंटरमीडिएट बनाती है। अब साइंटिस्ट पता है क्या करते थे, अब यहाँ पे जो अलग आ रही है ना, इसके पीछे का रीजन ये था कि थ्योरेटिकली आ रहा है कि NO की पावर 2 का मतलब ये होता है, अब मैं आपको समझाती हूँ, NO की पावर 2 का मतलब ये होता है कि हमने नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने नाइट्रोजन की कंसेंट्रेशन को 1 गुना रखा है, हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दिया। यहाँ पे हमने A की कंसेंट्रेशन को 2 गुना बढ़ा दिया, B की जो वैसे थी जैसी थी वैसी की वैसे रखी, तब इसका थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली इक्वल आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने NO की कंसेंट्रेशन को मतलब 2 गुना बढ़ा दिया और O2 की जो थी उतनी रखी, ये तो थ्योरेटिकली। लेकिन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, NO की कंसेंट्रेशन को 1 रखा और O2 की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया। तो जब इनको रिएक्शन में इफेक्ट होता हुआ दिखा ना, वो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली रखा। जैसे समझाती हूँ मैं आपको, मैं कुछ एग्जांपल्स मिटा देती हूँ। अब सुनो मेरी बात को जी, मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, अपना NO आ रहा है, इन्होंने NO की कंसेंट्रेशन को क्या किया, बढ़ाया होगा, NO की कंसेंट्रेशन को बढ़ाया, तो इन्होंने देखा कि हमारे रिएक्शन में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब जिस स्पीड से हमारी रिएक्शन पहले हो रही थी, यार उसी स्पीड से हमारी रिएक्शन अब हो रही है। मतलब जब मैं NO के कंसेंट्रेशन, साइंटिस्ट ऐसे आपस में मतलब डिस्कस कर रहे थे कि जब हम NO के कंसेंट्रेशन को बढ़ा रहे यानी NO जो केमिकल है, जो पाउडर है, उसको और ज्यादा ले लिया, उसको कंसेंट्रेटेड ले लिया, मान लो पहले 1 ग्राम ले रहे थे तो 2 ग्राम ले लिया, 3 ग्राम ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ पे थ्योरेटिकली कहते हैं कि आपकी NO की कंसेंट्रेशन 2 गुना बढ़ गई। लेकिन जब इन्होंने 2 गुना बढ़ाई, जब इन्होंने क्या किया, 2 गुना कंसेंट्रेशन को बढ़ाई, तब इनको रिएक्शन में कोई भी फर्क नजर नहीं आया, रिएक्शन में कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा इनको, ठीक है। तो इन्होंने ये कहा कि जो NO है, आप उसकी कंसेंट्रेशन को अगर बढ़ा भी दोगे तो वो रिएक्शन पे इफेक्ट नहीं करेगा। रिएक्शन वाज नो अफेक्टेड। तब इन्होंने NO के कंसेंट्रेशन को 1 रखा कि यार NO से बढ़ाने से अपने को कोई रिएक्शन में इफेक्ट होता हुआ दिख नहीं रहा। फिर इन्होंने क्या किया, सेम O2 लिया, O2 की यहाँ पे हमने जो पावर देखी वो आ रही थी अपनी 2, O2 की पावर 2 आ रही थी। अब इसका क्या मतलब है, चलो समझाती हूँ। मतलब इन्होंने जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को डबल किया, ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन थ्योरेटिकली 1 आ रही थी, लेकिन जब इन्होंने ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को डबल किया तो इनको रिएक्शन में फर्क दिखा, रिएक्शन इफेक्ट हुई, मतलब पहले जिस स्पीड से रिएक्शन हो रही थी, अब रिएक्शन ज्यादा होने लगी, अब रिएक्शन और ज्यादा उसकी स्पीड बढ़ गई। अब आप कहोगे हमें तो यही नहीं समझ आता कि हम पता कैसे लगाएंगे कि अब हमारी रिएक्शन में ये फर्क आ गया। आप एक बात बताओ, आप मानो कोई रिएक्शन कर रहे हो तो पता कैसे नहीं लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा। आपको जो आप जिस बिकर के अंदर, जिस ग्लास के अंदर, जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शन कर रहे हो, आपको उसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्पीड से पता चल जाएगा। मान लो आपने स्पीड नोट कर ली कि O2 की कंसेंट्रेशन जब 1 टाइम थी तो हमारी स्पीड थी मॉलिक्यूल्स की कितनी, आप x ले लो, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने O2 के कंसेंट्रेशन को यार डबल किया तो हमारी स्पीड भी डबल होगी।
जब हमारी स्पीड डबल हो जाती है, जिसके भी कंसंट्रेशन को डबल करने से जब हमारी पूरी रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, जब हम किसी एक ही कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा रेट लो है, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट डाल रहा है, अफेक्ट कर रहा है। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ऑनेस्टली बताना, बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, अच्छा मैं फिर से बताती हूँ। फिर हमने ये रिएक्शन किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिया, मैंने क्या किया, मान लो आप लैब में खड़े हो और आपको है ना टीचर ने कहा कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाओ, आप क्या करोगे? H2O लिया, O2 लिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना दिया। अभी क्यों ना इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लिया जाए, 2H2O 2H2O 4 4 2 4 4 हो गया। ठीक है, आपने ये रिएक्शन लिखी, अब आप इसका रेट लोड लिख रहे हो। अब आपको मान लो, अब आपने रिएक्शन आप कॉपी में तो लिखोगे ना, रिएक्शन कॉपी में लिख रहे हो कि हम H2 लिया, हमने O2 लिया, H2O और लास्ट में हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब आपने रेट लो लिया और के ए की पावर एंड बी की पावर। अब ए की पावर आपके 2 होगी और बी की पावर कुछ भी नहीं, 1 होगी। ये तो था थ्योरेटिकली, लेकिन अब साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकली से पता है क्या किया? साइंटिस्ट ने ये किया, H2O की क्वांटिटी को डबल किया, जो आपका H2O है वाटर है, इसकी क्वांटिटी को डबल किया और O2 की क्वांटिटी को कुछ नहीं किया, मतलब जितनी थी, मान लो 1 कंसंट्रेशन थी, 1 मोलार कंसंट्रेशन थी, उतनी रखा। तो फिर इन्होंने रिएक्शन को ऑब्जर्व किया तो इनको कोई भी इफेक्ट होता नहीं दिखा, नो इफेक्ट, नो अफेक्टेड। लेकिन इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने सोचा कि अपन कुछ अलग करते हैं। फिर इन्होंने सॉरी फिर उन्होंने क्या किया कि क्यों ना इस रिएक्शन को हम डबल थी तब हमारे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था, क्यों ना हम O2 की कंसंट्रेशन को डबल कर दे और H2O जो हमारा 2H2 है इसको हम 1 ही रख दे। इसकी कंसंट्रेशन हम पहले डबल ले रहे थे, अब हम डबल नहीं लेके 1 मोलार कंसंट्रेशन ले लेते हैं। तो जैसे इन्होंने H2O के कंसंट्रेशन को 1 लिया और O2 के बढ़ा दी, तो इन्हें रिएक्शन अफेक्टेड होती हुई दिखी। तो इन्हें क्या दिखा? रिएक्शन अफेक्टेड हो रही है। तो पहले तो इन्होंने वाटर लिया, O2 लिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाया। थ्योरेटिकली आप क्या करोगे? ये रेट लो लिख दोगे। थ्योरेटिकली रेट लो लिखा, ये था थ्योरेटिकली के हिसाब से उन्होंने रिएक्शन को करके देखा, रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर इन्होंने अपने हिसाब से किया और उनको रिएक्शन में यानी रेट लो में फर्क नजर दिखाई दिया। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल किया तो H2O2 की आपका ऑर्डर आ रहा था 1। अब क्लियर हुई बात? अब क्लियर हुई? अब हम इस रिएक्शन को लिखेंगे किस तरीके से, अब वो समझो। जैसे मान लो R इज इक्वल के, ऐसे ब्रैकेट बनाने आपको, स्क्वायरिकल ब्रैकेट, बीटा। हो सकता है आपकी अल्फा और बीटा की जो पावर है, अल्फा एंड बीटा पावर्स सेम एज स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, हो सकता है सेम हो, मे और मे नॉट भी, हो सकता ना भी हो, नॉट सेम पॉसिबल। जो कि कैसे होता है आपने करके देख लिया कैसे होता है। अब आपको मेरे हिसाब से तो रेट लो समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड नेक्स्ट में इसके कुछ और भी टॉपिक बच जाते हैं, थोड़ी बहुत थोड़ी है। और जो के का मैंने लिखा था, जैसे मान लो कि हमारा ये के है वेलोसिटी कांस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो मैं नेक्स्ट 2 to 3 मिनट का वीडियो रहेगा, हाईएस्ट चलो 5, अगर उसमें भी क्विक रिवीजन करवाऊंगी तो 5 मिनट। सो थैंक यू सो मच, एंड आई जस्ट अब आपका समझ आएगा। सो एंड कीप इट अप।